नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, वनस्पति जगत यानी कि प्लांटी किंगडम। जी। हमारे पास जीव विज्ञान के चैप्टर 3 से कुछ जानकारी है जो विटेकर के 5 जगत वाले क्लासिफिकेशन पर आधारित है। हाँ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आज हम प्लांटी किंगडम को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर ये कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं, ये तरीके कैसे बदले हैं। बिल्कुल। और शैवाल और ब्रायोफाइट जैसे ग्रुप्स पर भी बात करेंगे। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि प्लांटी की परिभाषा भी बदली है टाइम के साथ। पहले तो फंजाई यानी कवक और मोनेरा, प्रोटिस्टा, हाँ, जिनमें सेल वॉल होती है। हाँ, जिनमें कोशिका भित्ति होती है, वो भी प्लांटी में ही गिने जाते थे। पर अब वो अलग किंगडम है। अच्छा। यहाँ तक कि साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल कहते थे, हाँ। वो भी अब शैवाल नहीं माने जाते। ओह। तो आज हम प्लांटी के अंदर शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत क्लासिफिकेशन से करते हैं। सबसे पहले वो लीनियस वाला तरीका था, आर्टिफिशियल सिस्टम, है ना? जी, कृत्रिम वर्गीकरण। वो सिर्फ कुछ बाहरी गुणों पर आधारित था, जैसे पत्तियों का रंग या संख्या। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि पौधे की प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या या आकार, या फिर पुमंग की रचना, बहुत ही कम गुणों पर आधारित था ये। तो ये टिक क्यों नहीं पाया? क्या दिक्कत थी इसमें? मुख्य दिक्कत ये थी कि एक तो बहुत कम गुण देखे गए, और दूसरा इसने कायिक गुणों को, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, जैसे पत्ती का आकार, हाँ, और लैंगिक गुणों को, जैसे फूल की बनावट, उनको बराबर का महत्व दे दिया। अब कायिक गुण तो माहौल के हिसाब से आसानी से बदल जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। इसलिए ये सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद नहीं माना गया और ज्यादातर वैज्ञानिकों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो फिर आया प्राकृतिक वर्गीकरण, जैसे बेंथम और हुकर का सिस्टम। उसमें क्या खास था? उसमें कोशिश की गई जीवों के बीच के कुदरती रिश्तों को समझने की। सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी गुणों को भी इम्पोर्टेंस दी गई। अंदरूनी गुण मतलब? जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी यानी शरीर, एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान, और फाइटोकेमिस्ट्री यानी पादप रसायन। ये गुण ज्यादा स्थायी होते हैं। अच्छा। और जीवों के आपसी रिश्ते बेहतर तरीके से दिखाते हैं। और आजकल जो सबसे ज्यादा माना जाता है वो है जातिवृत्तीय वर्गीकरण, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जो इवोल्यूशन पर आधारित है। सही कहा। ये इस आइडिया पर बेस्ड है कि एक जैसे टैक्सा के जो जीव हैं, उनके पूर्वज एक ही थे। ये विकास के संबंधों को देखता है। लेकिन इसमें मुश्किल आती होगी जीवाश्मों की कमी से। बिल्कुल। हमेशा हमें फॉसिल एविडेंस यानी जीवाश्म प्रमाण पूरे नहीं मिलते, और यहीं पर फिर मॉडर्न टेक्निक्स काम आती हैं। अच्छा। जैसे वो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। हाँ, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें कंप्यूटर की मदद लेते हैं। सैकड़ों गुणों को एक साथ कोड करके प्रोसेस किया जाता है, बिना किसी भेदभाव के। हाँ, हर गुण को बराबर महत्व दिया जाता है। फिर है साइटोटैक्सोनॉमी, जो क्रोमोसोम की संख्या, उनकी बनावट, उनके व्यवहार को देखती है। और कीमोटैक्सोनॉमी, जो पौधों के खास केमिकल कंपाउंड्स का एनालिसिस करती है। ये सब मिलकर इवोल्यूशनरी रिश्तों को समझने में मदद करते हैं, खासकर जब फॉसिल रिकॉर्ड अधूरे हों। काफी दिलचस्प है कि कैसे टेक्नोलॉजी भी क्लासिफिकेशन में मदद कर रही है। चलिए अब शैवाल यानी एल्गी पर आते हैं। जी। ये तो क्लोरोफिल वाले, सरल, अपना खाना खुद बनाने वाले जीव हैं। ज्यादातर पानी में मिलते हैं, है ना? बिल्कुल। सरल थैलाइड यानी थैलॉइड होते हैं, जड़, तना, पत्ती में बंटे नहीं होते। और स्वापोषी, ऑटोट्रॉफिक, ज्यादातर पानी में ही मिलते हैं, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों में। और पानी के बाहर भी। साथ या स्लॉथ बेयर के बालों पर भी। सच में? स्लॉथ बेयर पे कमाल है। और इनके आकार वो भी बहुत अलग अलग होते हैं। अरे बहुत ज्यादा विविधता है। एक कोशिका वाले क्लैमाइडियोमोनस से लेकर कॉलोनी बनाकर रहने वाले वॉल्वॉक्स तक, धागे जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा से लेकर समंदर में बहुत विशालकाय केल्प तक होते हैं, जो 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। 100 मीटर, बाप रे। और इनका जनन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तीनों तरीके से होता है। कायिक जनन तो फ्रेगमेंटेशन से, टूटकर अलग हिस्से से नया बन जाता है। अच्छा। अलैंगिक जनन अलग अलग तरह के स्पोर से होता है। सबसे कॉमन है जूस्पोर्स, जो फ्लैजिला वाले होते हैं, चल सकते हैं। और लैंगिक जनन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? उसमें गेमीट्स का फ्यूजन होता है। ये 3 तरह का हो सकता है, समयुग्मकी या आइसोगैमस, जिसमें दोनों गेमीट एक जैसे होते हैं, साइज में भी और चलने वाले भी हो सकते हैं या न भी, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। दूसरा है असमयुग्मकी या एनाइसोगैमस, जिसमें गेमीट साइज में अलग होते हैं, जैसे यूडोराइना में। और तीसरा है विषम युग्मकी या oogamous। oogamous। हाँ, इसमें एक बड़ा अचल मादा युग्मक होता है और एक छोटा चलने वाला नर युग्मक, जैसे वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। यहाँ एक बड़ी चौंकाने वाली बात लिखी है स्रोत में कि पृथ्वी का लगभग आधा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन शैवाल करते हैं। हाँ, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। फोटोसिंथेसिस के जरिए ये पानी में घुली ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं। ये अपने आसपास के पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। और खाने की चेन के लिए भी? बिल्कुल। ज्यादातर जो जलीय जीव हैं, उनके लिए फूड चेन का बेस यही है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है ये। और इनका कोई आर्थिक महत्व भी है? अरे बहुत है। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम जैसी कई समुद्री शैवाल की प्रजातियां हैं जिन्हें खाया जाता है। अच्छा। हाँ, और कमर्शियल प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जैसे एगार, जो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। ये माइक्रोब्स को उगाने, आइसक्रीम और जेली बनाने में काम आता है। और वो कैरागिन? हाँ, कैरागिन लाल शैवाल से मिलता है, वो भी कमर्शियली यूज होता है। फिर क्लोरेला और स्पिरुलिना जैसे शैवाल हैं। ये एक कोशिका वाले हैं, प्रोटीन से भरपूर। हाँ, सुना इनके बारे में। इतने कि स्पेस ट्रैवलर्स भी इन्हें फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। क्या बात है। इनके मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं संक्षेप में? मोटे तौर पर 3 क्लास हैं। क्लोरोफाइसी यानी हरे शैवाल, इनमें पिगमेंट ए और बी होते हैं और खाना स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। हरे शैवाल, ठीक है। दूसरी फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल, इनमें पिगमेंट ए, सी और फ्यूकोजेंथिन होता है। खाना मैनेटॉल या लेमिनेरिन के रूप में। सेल वॉल में एल्जिन भी होता है। भूरे शैवाल। और तीसरी? रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल, इनमें पिगमेंट ए, डी और फाइकोएरिथ्रीन होता है, जो इन्हें लाल रंग देता है। खाना फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। ये ज्यादातर समुद्री होते हैं और गहरे पानी में भी मिलते हैं। तो ये पिगमेंट स्टोर्ड फूड और सेल वॉल के आधार पर बांटे गए हैं। जी, मुख्यतः इन्हीं आधारों पर। चलिए अब जल्दी से ब्रायोफाइट पर भी बात कर लेते हैं। इन्हें पादप जगत के जलस्थलचर या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रहते तो मिट्टी पर हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर निर्भर करते हैं। जैसे एम्फीबियंस, मेंढक वगैरह होते हैं ना, हाँ, वैसे ही ये आमतौर पर नम छायादार पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये जमीन पर जीवन की तरफ एक जरूरी कदम दिखाते हैं। तो इनकी बनावट शैवाल से ज्यादा विकसित होती है? हाँ, शैवाल से ज्यादा बनती हुई बॉडी होती है। थैलाइड भी हो सकती है या फिर सीधी, जिसमें तने और पत्ती जैसी रचनाएं दिखती हैं। असली जड़, तना, पत्ती नहीं होती, लेकिन मूलाभास यानी राइजॉइड्स होते हैं, जिनसे ये जमीन से जुड़े रहते हैं। और इनका मुख्य पौधा अगुणित होता है, गैमीटोफाइट। बिल्कुल। इनका मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट होता है, जो गैमीट बनाता है। इसमें लिवरवर्ट और मॉस आते हैं। अच्छा, और इनका इकोलॉजी में क्या रोल है? देखिए, कुछ मॉस तो शाकाहारी जीवों का भोजन है। एक मॉस है स्फेग्नम, जिसे पीट मॉस भी कहते हैं। हाँ, पीट मॉस। उसमें पानी सोखने की गजब की क्षमता होती है, इसलिए उसे ईंधन की तरह और पैकिंग मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं, ताकि चीजें सूखे नहीं। और जमीन बनाने में भी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लाइकेन के साथ मिलकर ये नंगी चट्टानों पर उगने वाले पहले जीव होते हैं। ये चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाने की शुरुआत करते हैं, जिसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, और मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। तो संक्षेप में कहें, आज हमने देखा कि पौधों को क्लासिफाई करने के तरीके कैसे समय के साथ बदले हैं, आर्टिफिशियल से लेकर फाइलोजेनेटिक तक। जी। और शैवाल जो दिखने में सरल हैं, वो इकोलॉजी और हमारी इकोनॉमी के लिए कितने जरूरी हैं। और ब्रायोफाइट कैसे पानी से जमीन की तरफ जीवन के विकास में एक अहम कड़ी हैं। बिल्कुल सही। और वो जो क्लासिफिकेशन की नई तकनीकें, न्यूमेरिकल, साइटो, कीमोटैक्सोनॉमी, वो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। स्रोत कहता है कि ये तकनीक फॉसिल रिकॉर्ड की कमी को पूरा करने में मदद करती हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि भविष्य में जैसे जैसे जीनोमिक्स या शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें और विकसित होंगी, तो वो पौधों के विकास के इतिहास को, उनके आपसी रिश्तों को, खासकर उन पुराने ग्रुप्स के लिए जिनके फॉसिल बहुत कम मिलते हैं,
हमारी समझ को कैसे और कितना बेहतर बना पाएंगी, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है आगे की खोज के